तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 नॉवल एक्सप्लेन वीडियो के पिछले एपिसोड 159 में देखा था कि यूहाओ और उसकी आर्मी ने हेवनली सी सिटी को लूट लिया था, जिसके बाद यूहाओ एक पहाड़ की झाड़ी में लेट गया था, जिसके बाद वो कुछ सोचने लगा था। तो अब आगे पर्सनली हुआओ यूहाओ का असली मकसद गॉड गैल्म का मेंबर बनना था, लेकिन उसके दिमाग में एक और सवाल बार बार घूम रहा था। डोलुलो कॉन्टिनेंट का क्या होगा? क्या सनमून एम्पायर सच में पूरे कॉन्टिनेंट को जीतकर उसका नाम सनमून कॉन्टिनेंट रख देगा? उसने तुरंत अपने दिल में जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। डोलुलो कॉन्टिनेंट हमेशा डोलुलो कॉन्टिनेंट ही रहेगा, और क्योंकि वो भी इसी जमीन का हिस्सा था, वो ऐसा कभी होने नहीं दे सकता था, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हुआओ यूहाओ ने गहरी सांस ली और अपने बिखरे हुए ख्यालों को रोक दिया। उसने दोबारा अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी स्पिरिचुअल पावर को अनेक टेंटिकल्स की तरह जमीन के हर कोने में फैला दिया। वो यहाँ आराम करने के लिए नहीं लेटा था, वो इंतजार कर रहा था, सनमून एम्पायर की मेन फोर्सेस के आने का इंतजार। हेवनली सी सिटी साउथ में सनमून एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट कोस्टल सिटी था, साथ ही ये रेडियंट सिटी से काफी दूर भी था। हुआओ यूहाओ जानता था कि जैसे ही एम्पायर की मेन फोर्सेस यहाँ पहुंचेंगी, उसके प्लान का अगला हिस्सा शुरू हो जाएगा। और अगर सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक हुआ, तो डोलुलो कॉन्टिनेंट के लिए अब भी उम्मीद की एक किरण बची हुई थी। सबसे ज्यादा उम्मीद उसे उस बात से थी जिसके लिए बॉडी डोलू ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, शू तियानरन की मौत। शू तियानरन एक निर्दयी और बेहद एम्बिशियस शख्स था। हुआओ यूहाओ के दिल में उसके लिए एक अजीब सा डर भी था। उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों था, लेकिन वो पूरी तरह यकीन करता था कि अगर शू तियानरन मर गया तो सनमून एम्पायर बिखर जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो डोलुलो कॉन्टिनेंट कम से कम चैन की सांस ले पाएगा। जहां तक जूजी का सवाल था, चाहे वो कितनी ही शानदार कमांडर क्यों ना हो, हुआओ यूहाओ ने कभी उसे दिल से अपना दुश्मन नहीं माना। वो अपनी इस कमजोरी को समझता था। उसे पता था कि वो जूजी जैसा आर्मी कमांडर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसका दिल बहुत नरम था। तभी हुआओ यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर फैलाकर सोच ही रहा था कि अचानक उसके स्पिरिचुअल सी में एक अजीब सा एहसास उभर आया। यह एहसास बिल्कुल अलग था। उसने हैरानी से महसूस किया कि उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन रेंज के अंदर अनेक हल्की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस मौजूद थीं। वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, जैसे भागना चाहते हों लेकिन भाग ही नहीं पा रहे हों। हर स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन बहुत कमजोर और नाजुक थी। हुआओ यूहाओ का सिर्फ एक ख्याल ही उन्हें मिटा सकता था, लेकिन पहली बार उसने एक साथ इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स को महसूस किया था। उसकी स्पिरिचुअल पावर पहली बार इतनी डिटेल्ड और डेलिकेट लेवल पर पहुंच गई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये स्पिरिचुअल टेंटिकल्स किसी दुश्मन या खतरनाक इंसान की नहीं थी। ये सब पौधों की थी, चाहे वो एक छोटा सा ब्लू सिल्वर ग्रास का पत्ता हो या कई 10 मीटर ऊंचा बड़ा वृक्ष। हर पौधे के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर मौजूद थी। कुछ मजबूत थे, कुछ बहुत कमजोर, लेकिन ज्यादातर बहुत ही कमजोर थे। हुआओ यूहाओ की शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर को महसूस करके वो सब डरे हुए थे। ये एहसास इतना अद्भुत था कि हुआओ यूहाओ को पहली बार पता चला कि पौधों के पास भी स्पिरिचुअल पावर होती है। यहाँ तक कि छोटा सा ब्लू सिल्वर ग्रास भी इसका एक्सेप्शन नहीं था। सब कुछ किसी जादू की तरह लग रहा था। अनजाने में ही हुआओ यूहाओ ने अपनी तरफ से दोस्ती का संकेत भेजा। साथ ही उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी कोमल और शांत बना दिया, और तुरंत उसे जवाब मिला। जो स्पिरिचुअल टेंटिकल्स अभी तक डर से कांप रहे थे, वो अचानक शांत हो गए। उन्होंने हुआओ यूहाओ तक खुशी और उत्साह के भाव पहुंचाए। उनके विचार बहुत सीधे और साफ थे, लेकिन फिर भी हुआओ यूहाओ का दिल खुशी और संतुष्टि से भर गया। एक अकेली स्पिरिचुअल टेंटिकल शायद कुछ खास नहीं थी, लेकिन जब हजारों और लाखों स्पिरिचुअल टेंटिकल्स एक साथ अपनी खुशी जाहिर कर रही हों, तो कोई भी खुश हुए बिना नहीं रह सकता। हुआओ यूहाओ भी नहीं। उसने जो दोस्ती दिखाई थी, वो तुरंत उसे वापस मिल गई। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उन अनोखे स्पिरिचुअल टेंटिकल्स ने उसकी स्पिरिचुअल पावर के साथ कनेक्शन बना लिया। अब उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन इन पौधों के अंदर हो रहे सबसे छोटे और मुश्किल बदलावों को भी साफ साफ महसूस कर सकती थी। ये एहसास सच में अनोखा था, जैसे 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर पौधा उसका फॉलोअर बन गया हो, जैसे वो उन सबका लीडर हो, और ये सब उससे अपनी भावनाएं बता रहे हों। पौधों के स्पिरिचुअल टेंटिकल्स उसकी ताकत बढ़ा रहे थे। अब स्पिरिचुअल डिटेक्शन चलाने के लिए उसे पहले से बहुत कम स्पिरिचुअल पावर खर्च करनी पड़ रही थी, और जितने ज्यादा पौधे उसकी दोस्ती का जवाब देते गए, उतनी ही कम स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ती गई। कितना अद्भुत था ये सब। तब हुआओ यूहाओ को एहसास हुआ कि स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल असल में इस तरह भी किया जा सकता है, और इसी पल उसे समझ आया कि पिछली बार इतने सारे वाटर सोल बीस्ट्स एक साथ कैसे जुड़ पाए थे।
खासकर मैं फोक की मार्शल सोल कॉम्बिनेशन स्किल्स। अब उसे सच्चाई समझ आ गई थी। उनकी मार्शल सोल कॉम्बिनेशन स्किल्स सिर्फ इसलिए सफल नहीं होती थी क्योंकि उनका ब्लड लाइन और लिनिएज मिलता जुलता था। असली वजह कुछ और थी। उनकी स्पिरिचुअल पावर एक दूसरे के साथ पूरी तरह कनेक्ट हो जाती थी। हो युहाओ को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के एक बहुत गहरे राज को छू लिया हो। इस बार वो पीछे नहीं हटा। उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को जितना दूर तक ले जा सकता था उतना दूर तक फैला दिया। साथ ही उसके दिल की गुडविल लगातार बढ़ती गई। वो उन प्लांट से मिल रहे फीडबैक को महसूस कर रहा था और उनके प्रति अपना प्यार और दोस्ती भी जाहिर कर रहा था। धीरे धीरे हुआ युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन इतनी दूर तक पहुंच गई कि उसकी स्पिरिचुअल पावर अपनी लिमिट के करीब आ गई। लेकिन इसी पल वो पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर की रेंज 50,000 मीटर से ज्यादा डायमीटर तक पहुंच सकती है। आमतौर पर उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की लिमिट सिर्फ 20,000 मीटर थी। पहले ही ये एक चौंकाने वाला फिगर था, लेकिन अब ये सीधा 50,000 मीटर तक पहुंच चुका था। भले ही ये डायमीटर उसके शरीर को सेंटर मानकर कैलकुलेट किया गया था और इसे एक ही डायरेक्शन में फोकस नहीं किया जा सकता था, फिर भी ये एक और चमत्कार था। हुआ युहाओ को पूरा यकीन था कि शायद अल्टीमेट डुलवो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को 50 किलोमीटर तक नहीं फैला सकता। 50,000 मीटर का डायमीटर यानी पूरे 50 किलोमीटर का एरिया। अब सिर्फ हेवनली सी सिटी ही नहीं बल्कि कई दूसरे शहर भी उसकी सेंसिंग रेंज के अंदर आ चुके थे। लेकिन इस बार उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन पहले से बिल्कुल अलग थी। सब कुछ उसके दिमाग में 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन के रूप में नहीं दिख रहा था। इतनी दूरी तक पहुंचने के बाद वो दुनिया को उन प्लांट्स की नज़र और उनकी फीलिंग्स के जरिए देख रहा था जो उसके साथ कोऑपरेट कर रहे थे। और ये काफ़ी था। भले ही ये 3 डायमेंशनल स्पिरिचुअल डिटेक्शन जितनी कंप्लीट नहीं थी, लेकिन प्लांट्स की स्पिरिचुअल वेव्स के जरिए इन्वेस्टिगेशन करना और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल था। आखिर कौन सा स्पिरिचुअल डिटेक्टर किसी प्लांट की स्पिरिचुअल पावर को टारगेट करेगा? प्लांट्स की स्पिरिचुअल पावर इतनी कमज़ोर होती थी कि उसे लगभग नज़रअंदाज ही किया जा सकता था। अनजाने में हुओ युहाओ ने एक बहुत ही मिस्टीरियस एबिलिटी डिस्कवर कर ली थी। वो खुश कैसे ना होता। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वो प्लांट से बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकता था। जानकारी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन सीधी और समझने में आसान जरूर होती थी। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसकी स्पिरिचुअल पावर बाहर की तरफ फैल रही है, उसके अंदर एक अजीब सा सुकून भर गया। उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन के अंदर मौजूद हर प्लांट के लिए वो एक राजा जैसा था। हर तरह के प्लांट्स उस तक अपने थॉट्स और इमोशंस पहुंचाने लगे। प्लांट्स के थॉट्स बहुत सिंपल होते हैं। अगर तुम उनके प्रति गुडविल दिखाओ तो वो तुम्हारे प्रति फ्रेंडशिप दिखाते हैं। और हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर तो पहले ही बहुत पावरफुल थी। उसकी सेंसिंग रेंज के अंदर कुछ प्लांट टाइप सोल बीस्ट्स भी थे, लेकिन उनमें से अधिकतर बहुत कमजोर थे। हुओ युहाओ के सामने उनकी ओबीडियंस और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी, क्योंकि वो क्लियरली महसूस कर सकते थे कि उसकी स्पिरिचुअल पावर कितनी टेरिफाइंग थी। तभी हुओ युहाओ के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन के जरिए एक सवाल पूछा और अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी रेंज के अंदर मौजूद सभी प्लांट्स तक भेज दिया। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक अकेली कॉन्शियसनेस उसके दिमाग में आई और उसके सवाल का जवाब दे दिया। उस पल हुओ युहाओ इतना एक्साइटेड हो गया कि वो झाड़ियों के अंदर से सीधा उछलकर खड़ा हो गया। उसका सवाल बहुत सिंपल था। क्या तुमने ब्लू सिल्वर एम्परर को देखा है, ब्लू सिल्वर ग्रास के राजा को? प्लांट्स एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए हुओ युहाओ ने बस एक छोटी सी उम्मीद के साथ ये सवाल पूछा था। लेकिन कुछ ही मिनट में उसे एक बहुत ही पक्का जवाब मिल गया। हाँ, उसे सच में जवाब मिल गया था। टंग्या की हालत अभी भी बहुत कमजोर थी। क्यानकुन फॉर्चून पिल ने उसकी जान बचा ली थी और उसे मौत के रास्ते से वापस खींच लिया था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब उसे चलने के लिए भी किसी सहारे की जरूरत पड़ती थी। हुओ युहाओ उसे इस हालत में कैसे देख सकता था? उसने डोलुओ कॉन्टिनेंट के तीनों असली एम्पायर्स में ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उसे कभी कोई नतीजा नहीं मिला। और अब जिस ब्लू सिल्वर एम्परर को वो इतने समय से ढूंढ रहा था, उसका सुराग उसे सनमून एम्पायर में मिल गया था। ये सच में एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। हुआ युहाओ ने गहरी सांस ली और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद उसने उस कॉन्शियसनेस के प्रति गुडविल दिखाई जो उसे जवाब दे रही थी, और अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को उस डायरेक्शन में फोकस कर दिया। उसे उस जीव को ढूंढना था जिसने उसे जवाब दिया था। हुआ युहाओ बहुत शांत था। वो जानता था कि उसे बेहद सावधान रहना होगा।
प्लांट्स के स्पिरिचुअल नेटवर्क्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर उसकी स्पिरिचुअल वेव्स में ज़्यादा इमोशंस आ गए तो कनेक्शन टूट सकता था, और एक बार कनेक्शन टूट गया तो दोबारा कांटेक्ट बनाना बहुत मुश्किल हो सकता था। फ्रेंडशिप से भरी हुई हल्की स्पिरिचुअल वेव्स बिना किसी शोर के उस जीव की तरफ बढ़ने लगी जो उसे जवाब दे रहा था। बहुत जल्दी हुआ युहाओ ने उस प्लांट को ढूंढ लिया जिसकी स्पिरिचुअल वेव्स आम प्लांट से ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल पावर उस पर टिकी, वो हैरान रह गया, क्योंकि वो एक डटूरा फूल था। लेकिन अब वो सिर्फ एक फूल नहीं था, वो एक सोल बीस्ट था। उसकी कल्टीवेशन लगभग 10 साल के सोल बीस्ट के बराबर थी। उसकी इंटेलिजेंस अभी अभी जागना शुरू हुई थी। उसके पास सिर्फ एक ही कॉन्शियसनेस थ्रेड था। वो बिल्कुल उस बच्चे की तरह था जो अभी कुछ ही समय पहले पैदा हुआ हो और जिसके अंदर सिर्फ बेसिक और धुंधले इंस्टिंक्ट्स मौजूद हों। प्लांट टाइप सोल बीस्ट की इंटेलिजेंस एनिमल सोल बीस्ट के मुकाबले काफी धीरे एक्टिवेट होती थी। उन्हें तभी इंटेलिजेंट माना जा सकता था जब उनकी कल्टीवेशन 1 लाख साल तक पहुंच जाए। हुआ युहाओ उस बड़े डटूरा फ्लावर के पास नहीं गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे डरा ना दे। आखिर वो एक इंसान था और सोल बीस्ट इंसानों की प्रेजेंस के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। अपनी जेंटल स्पिरिचुअल पावर को डटूरा फ्लावर के आसपास घुमाते हुए हुआ युहाओ ने अपनी फीलिंग्स उस तक पहुंचाई और सब्र के साथ उससे पूछा। डटूरा फ्लावर ने उसे बताया कि उसके पोलन ने इस जगह से ज्यादा दूर नहीं, एक वैली के अंदर ब्लू सिल्वर एम्परर की प्रेजेंस महसूस की थी। हुआ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर लगभग 50 किलोमीटर तक फैल सकती थी। उसने तुरंत उस वैली को लोकेट कर लिया। शुरू में उसे उस जगह के बारे में कुछ खास महसूस नहीं हुआ था, लेकिन डटूरा फ्लावर की गाइडेंस मिलते ही उसने तुरंत समझ लिया कि उस वैली के प्लांट्स बाहरी दुनिया के प्लांट्स से कितने अलग थे। इन प्लांट्स की वजह से हुए युहाओ की स्पिरिचुअल पावर 50 किलोमीटर के एरिया तक पहुंच सकती थी, लेकिन इस रेंज के हर कोने में प्लांट्स नहीं थे। जहां प्लांट्स मौजूद नहीं थे वहां उसे कोई स्पिरिचुअल टेंटिकल्स महसूस नहीं हो रहे थे, इसलिए उसे उन जगहों से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। लेकिन जब उसने वैली को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि पूरी वैली घने प्लांट से भरी हुई थी। फिर भी एक भी प्लांट ने अपनी स्पिरिचुअल टेंटिकल्स उससे कनेक्ट करने के लिए रिलीज नहीं किए। लगता है वही जगह है। हुआ युहाओ के अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। इतने सालों की तलाश, पिछले 2 सालों में कई बार रिवॉर्ड अनाउंस करना और उसे बार बार बढ़ाना, फिर भी ब्लू सिल्वर एम्परर का कोई पता नहीं मिला था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई क्लू मिल जाएगा। वो खड़ा होकर वैली की तरफ बढ़ने ही वाला था ताकि और इन्वेस्टिगेट कर सके। तभी उसने अचानक कुछ महसूस किया और तुरंत वापस झाड़ियों के अंदर लेट गया। वो इमिटेशन यूज कर रहा था और पूरी तरह एक झाड़ी जैसा दिख रहा था, क्योंकि उसने अपनी ऑरा का जरा सा भी हिस्सा बाहर नहीं निकाला था। हुआ युहाओ की आंखें हैरानी से फैल गईं। धत तेरी की, सन मून एम्पायर सच में परेशान हो गया है। अपनी सेंसेस की बाउंड्री पर उसने महसूस किया कि हेवनली सी सिटी की डायरेक्शन से एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स का एक बड़ा झुंड तेज रफ्तार से उड़ता हुआ आ रहा था। आसमान की ऊंचाइयों में और जमीन के काफी करीब दोनों जगहों पर एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स मौजूद थे। कुछ तो जमीन से सिर्फ 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। हुआ युहाओ ने उन्हें डायरेक्टली डिटेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअल डिटेक्शन यूज नहीं किया, क्योंकि वो अभी बहुत दूर थे। इसलिए वो सिर्फ उनके आसपास के प्लांट्स के थ्रू ही उनकी मूवमेंट देख पा रहा था। उसने देखा कि कई डोजन सर्वेलेंस सोल टूल्स जमीन के बहुत करीब उड़ रहे थे और हर जगह को स्कैन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी वक्त कई शैडोज आसमान की तरफ ऊपर उठती हुई भी नजर आ रही थी। लगता है मेरा अंदाजा सही था। सन मून एम्पायर हमें खत्म करने के लिए अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस को इकट्ठा कर रहा है। हुआ युहाओ के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। एक के बाद एक 2 अच्छी खबरें सामने आ चुकी थीं। ऐसे में वो खुश कैसे ना होता। उसे फिलहाल उस वैली को छोड़ना पड़ा, लेकिन वैली कहीं भागने वाली नहीं थी। अपना मिशन पूरा करने के बाद वो ब्लू सिल्वर एम्परर की तलाश में वापस लौट आएगा। हुआ युहाओ चुपचाप वहीं लेटा रहा। ज्यादा वक्त नहीं लगा जब लो एल्टीट्यूड सर्वेलेंस सोल टूल्स उसकी पोजीशन तक पहुंच गए और उसके पास से निकल गए। जो सर्वेलेंस सोल टूल्स लो एल्टीट्यूड मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार थे, उनमें थर्मल डिटेक्टर्स, ऑसिलेशन डिटेक्टर्स और हत्ता के स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स भी लगे हुए थे। भले ही स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स की संख्या कम थी, लेकिन हुए युहाओ को सरप्राइज देने के लिए वो काफी थे। क्या सन मून एम्पायर सच में कुछ समझ गया था? चाहे उन्हें पूरी सच्चाई समझ ना आई हो, लेकिन उन्होंने इस पॉसिबिलिटी के बारे में जरूर सोचा था और अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन कैपेबिलिटी को और मजबूत बना लिया था। कितना लकी! वो स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स हुए युहाओ के बिल्कुल ऊपर से गुजर गए, लेकिन उन्होंने जरा सा भी रिएक्शन नहीं दिया। उनकी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस को कुछ भी अनयूजुअल महसूस नहीं हुआ। बेशक हुआ युहाओ उन्हें कुछ भी डिटेक्ट करने का मौका नहीं देने वाला था। उसकी स्पिरिचुअल ऑरा पूरी तरह आसपास के प्लांट्स जैसी हो चुकी थी, जैसे वो सच में झाड़ियों का ही एक हिस्सा हो। उसने अपनी बॉडी टेम्परेचर को भी एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के बराबर रखा हुआ था और उसकी सोल पावर पूरी तरह सप्रेस थी। इमिटेशन के अलावा वो एक असली झाड़ी से अलग नहीं लग रहा था। जब तक वो हिलता नहीं, स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकते थे, चाहे वो उसके सामने सिर्फ 1 फुट की दूरी पर ही क्यों ना हो। लो एल्टीट्यूड सर्वेलेंस सोल टूल्स तेज रफ्तार से आगे निकल गए और उनके तुरंत बाद एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स भी नजर आने लगे।
हुआ यूहाओ को उनकी डिटेल चेक करने के लिए स्पिरिचुअल डिटेक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपनी स्पिरिट आइज की मदद से वो उन एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को बहुत क्लियरली देख सकता था। ज्यादा देर नहीं लगी जब उसने देखा कि सैकड़ों एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स उसके ऊपर के आसमान से तेज रफ्तार में गुजर रहे थे। वो हर डायरेक्शन में फैल कर उड़ रहे थे और उनकी सर्वेलेंस वेव्स ने एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर रखा था। दूर तक फैला हुआ वो सर्वेलेंस नेटवर्क एक विशाल जाल की तरह लग रहा था, जिसने हेवनली सी सिटी के आसपास की हर चीज को पूरी तरह से घेर रखा था। हुआ यूहाओ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। जाओ, ढूंढो हमें, तुम लोग हमें कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन अगले ही पल हुआ यूहाओ की आंखें अचानक सिकुड़ गई। जब वो हेवनली सी सिटी की डायरेक्शन में तेजी से उड़ रहा था, तब आसमान में लगभग 1000 मीटर दूर तक फैली हुई कुछ परछाइयां उसकी नजर में आईं। उन्होंने एकदम साफ फॉर्मेशन बना रखा था। उनके शरीरों पर डार्क गोल्डन रोशनी चमक रही थी और सूरज की रोशनी में भी वो बहुत साफ नजर आ रहे थे। रात के समय उनके सिलुएट्स और भी ज्यादा धुंधले हो जाते, जबकि उनके आसपास की रोशनी अजीब तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। ये नजारा देखकर हुआ यूहाओ ने खंडी सांस खींच ली। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंज उठा, ह्यूमनॉइड सोल टूल्स। क्या सन मून एम्पायर वाकई ह्यूमनॉइड सोल टूल्स बनाने में कामयाब हो गया था? और जवाब था हाँ। वो डार्क गोल्डन साए असल में सोल इंजीनियर्स थे, जो डार्क गोल्डन आर्मर में पूरी तरह लपेटे हुए थे। हुआ यूहाओ को तुरंत समझ आ गया कि ये आम आर्मर नहीं था, ये ह्यूमनॉइड सोल टूल्स थे। हर ह्यूमनॉइड सोल टूल लगभग 3 मीटर ऊंचा था और पूरा शरीर डार्क गोल्डन आर्मर से ढका हुआ था। उनकी पीठ पर फ्लाइंग सोल टूल्स के 3 जोड़े फैल रहे थे और वो आसमान को चीरकर आगे बढ़ रहे थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, उनकी संख्या 300 थी। पूरे 300 सोल इंजीनियर्स एक पल में उसके सिर के ऊपर से गुजर गए और हर एक के शरीर से भयानक ऑरा निकल रहा था। उनके हेलमेट्स पर आंखों की जगह हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। रोशनी उनके आसपास मुड़ रही थी, जिस वजह से वो अपनी चारों तरफ की हवा में घुलते हुए महसूस होते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो आसमान में थे और आसमान में घुलने के लिए कुछ था ही नहीं। हुआ यूहाओ ने धीरे से थूक निकला। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वही आखिर सच हो चुकी थी। सन मून एम्पायर ने ह्यूमनॉइड सोल टूल्स पर अपनी रिसर्च में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली थी और उनका डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका था। उसकी जानकारी के मुताबिक सन मून एम्पायर की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लेजेंड थी और इस लेजेंड में 300 सोल इंजीनियर्स थे जो कम से कम सोल किंग लेवल के थे। लेकिन अब जब वो उनके ऊपर से गुजर रहे थे, हुआ यूहाओ को महसूस हुआ कि उनकी सोल पावर वेव्स को सोल किंग से कंपेयर करना ही मजाक था। उनकी पावर सोल सेजेस से भी बहुत आगे थी। वो स्पष्ट रूप से सोल डूलो लेवल की स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। खासकर वो कई दर्जन सोल इंजीनियर्स जो सबसे आगे उड़ रहे थे, उनमें से हर एक का ऑरा इतना गहरा और भयानक था कि बिना किसी शक के उन्हें टाइटल डूलो कहा जा सकता था। हुआ यूहाओ हमेशा से जानता था कि सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लेजेंड बहुत पावरफुल है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। अगर वो अपनी पूरी स्पीड से उड़े तो रेडियंट सिटी से हेवनली सी सिटी तक का सफर 4 घंटे से भी कम समय में तय कर सकते थे। कुछ ही देर में वो उसके सिर के ऊपर से निकल गए। हुआ यूहाओ चुपचाप खड़ा रहा और गहरी सांस लेकर उस डायरेक्शन में देखता रहा जहां वो गायब हुए थे। सन मून एम्पायर, यही थी सन मून एम्पायर की असली ताकत। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए और दिल में उठ रही बेबसी को दबा दिया। अगला ही पल वो आसमान में उछल गया। उसका क्लास 9 फ्लाइंग सोल टूल तुरंत खुल गया और एक्टिवेट हो गया। बूम! एक धीमे धमाके की आवाज के साथ हुआ यूहाओ ने साउंड बैरियर तोड़ दिया और सीधा रेडियंट सिटी की डायरेक्शन में दौड़ पड़ा। समय, उसे सबसे ज्यादा समय की जरूरत थी। वो चाहता था कि रेडियंट सिटी घबरा जाए, डर जाए और आफरा तफरी में डूब जाए, इसलिए उसके लिए समय सबसे कीमती चीज था। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लेजेंड के वापस लौटने से पहले उसे अपना मिशन पूरा करना ही था। अब दोपहर हो चुकी थी, 2 घंटे बाद शाम होने वाली थी। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो हुआ यूहाओ शाम से पहले रेडियंट सिटी पहुंच सकता था। इंपीरियल सोल इंजीनियर लेजेंड को उन्हें ढूंढने में कुछ वक्त लगेगा और सफर में भी लगभग 4 घंटे लगने वाले थे, इसलिए संभावना थी कि वो आज रात तक रेडियंट सिटी वापस नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जैसे ही हुआ यूहाओ रेडियंट सिटी के अंदर अपनी चाल चलना शुरू करेगा, उसे पूरा यकीन था कि सन मून एम्पायर किसी न किसी तरीके से इंपीरियल सोल इंजीनियर लेजेंड को खबर भेज देगा और उस पल से उसके पास सिर्फ 4 घंटे होंगे। उन 4 घंटों में वो क्या कर पाएगा, सब कुछ उसकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता था। हुआ यूहाओ का इरादा पत्थर की तरह मजबूत था। शुरुआती झटके से बाहर आने के बाद उसका दिमाग फिर से शांत हो गया। आसमान में तेजी से उड़ते हुए वो हर उस डिटेल को याद करने लगा जो उसने अभी अभी देखी थी। सन मून एम्पायर में 300 से ज्यादा सोल डूलो होना नामुमकिन था, ये बात वो पूरी तरह समझता था। स्टार लुआ एम्पायर, जिसके पास सबसे ज्यादा सोल मास्टर्स थे, उसके पास भी इतने हाई लेवल एक्सपर्ट्स नहीं थे। लेकिन इंपीरियल सोल इंजीनियर लेजेंड के सोल इंजीनियर्स का ऑरा सच में सोल डूलो से कम नहीं लग रहा था। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, उनके आर्मर में बहुत पावरफुल एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट्स थे
और बहुत संभव था कि वो सब क्लास 8 सोल टूल्स हों। एक क्लास 8 सोल टूल खुद में ज्यादा नहीं था, लेकिन अगर ऐसे 300 क्लास 8 सोल टूल्स एक साथ मौजूद हों तो वो किस हद तक की पावर पैदा कर सकते थे। सिर्फ इसी एक सोल इंजीनियर लेजेंड के बल पर सनमून एम्पायर होली गोस्ट चर्च का सामना कर सकता था। कम से कम उनके पास इतनी ताकत जरूर थी कि होली गोस्ट चर्च को डरा सके और उसे किसी भी जल्दबाजी भरे कदम से रोक सके। लेकिन एक सवाल अब भी हुआ यूहाओ के दिमाग में घूम रहा था। सनमून एम्पायर के पास इतने सारे एटरिंग एक्सपर्ट्स नहीं थे, तो फिर ये लोग इतने सारे क्लास 8 सोल टूल्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे थे। ये एक ऐसा राज था जिसका जवाब उसे समझ नहीं आ रहा था। आमतौर पर हायर क्लास सोल टूल्स का इस्तेमाल करना नामुमकिन नहीं होता, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। जितना हायर क्लास सोल टूल होता उतनी ही ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस होती, और लोअर लेवल सोल इंजीनियर्स के लिए उन्हें कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता चला जाता था। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक्स, कमेंट्स, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के नई नॉवल एक्सप्लेन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।